दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में लिबोजे भी एंगेजमेंट पर आया होता है। सभी लिबोजे को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होते हैं। मैडम मरोंग लिबोजे को कंग्रेचुलेशंस कह रही होती है क्योंकि लिबोजे अब इंस्पेक्टर बन गया है। चिंगी पीछे खड़ा इन सबको लिबोजे के साथ देख रहा होता है। यहाँ पर ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि चिंगी नहीं बल्कि लिबोजे मैडम मरोंग का असली बेटा लगता है, जिस पर मैडम मरोंग कहती है कि इसको मैंने पाला है तो फिर भला कैसे ये मेरा बेटा नहीं लगेगा। ये सब सुनकर शिंगी अपसेट दिखाई दे रहा होता है। आज सिर्फ शिंगी की एंगेजमेंट नहीं होती बल्कि इसके भाई की भी ऑफिशियल एंगेजमेंट होती है। अब यहाँ पर शिंगी जब सुसु को देखता है तो ये शॉक हो जाता है। शिंगी को वो सारा टाइम याद आ रहा होता है जिसने सुसु के साथ गुजारा होता है। शिंगी हैरानगी से सुसु को देखे जा रहा होता है तो शिंगी उससे कहता है कि ये फांगमोलन है, ये फांग फैमिली की इकलौती बेटी है और तुम्हें अब से फांगमोलन को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाना होगा। शिंगी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब 3 साल पहले का दिखाया जाता है। बेशक में चिंगी एक घर रेंट पर लेता है। जो इसको घर दिखा रहा होता है वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम्हारे जैसा अमीर इंसान आखिर ये पुराना घर रेंट पर क्यों लेगा, लेकिन अब मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो नया क्लिनिक खुला है वो तुम्हारा है। ये आदमी कहने लगता है कि मैं तुम्हें कोई और घर दिखा देता हूँ वरना तुम्हारी फैमिली को फिक्र होगी। जिस पर चिंगी कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और न ही मुझे किसी फैमिली की जरूरत है। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में चिंगी ली फैमिली में पला बढ़ा है तो जब इन्हें पता चलता है तो ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इसको कहते हैं कि तुम मोरोंग फैमिली में वापस चले जाओ। चिंगी अभी छोटा ही था लेकिन जब ये मोरोंग फैमिली में वापस चला जाता है तो मैडम मोरोंग कहती है कि तुम्हारे डैड की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम जब से हमारी फैमिली में वापस आए हो तब से हमारी फैमिली को सफर करना पड़ रहा है। तुम बैड लक लेकर आए हो। चिंगी दोनों फैमिलीज के लिए ही एक बर्डन बन गया था जिसे कोई भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। आज चिंगी जब क्लिनिक से वापस आता है तो ये देखता है कि यहाँ पर बच्चे इसके लेटर्स से प्लेन बनाकर खेल रहे होते हैं। चिंगी इनको यहाँ से भगा देता है और जो लेटर्स नीचे गिरे होते हैं उन्हें उठाने लगता है। तब इसको पता चलता है कि ये लेटर्स नैनचिंग से आ रहे थे और ये लेटर्स इसके लिए नहीं थे। चिंगी घर पर आकर जब इन लेटर्स को पढ़ रहा होता है तो ये इन्हें पढ़कर मुस्कुराए जा रहा होता है। चिंगी अब इन लेटर्स के जवाब में ये लिखता है कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रही हो वो यहाँ पर नहीं है। मेरे यहाँ पर मूव होने से पहले ये घर कई साल खाली रहा है। दूसरी तरफ नैनचिंग में सुसु को दिखाया जाता है जो लोगों के स्केच बनाकर बेच रही होती है। सुसु जिस लेडी का स्केच बना रही होती है वो बेजिंग से आई होती है तो ये इसे स्केच दिखाकर पूछने लगती है कि क्या आपने बेजिंग में कहीं इस लड़की को देखा है। तो ये कहती है कि नहीं। रात में सुसु जब घर पर आती है तो इसको चिंगी का भेजा हुआ लेटर मिल जाता है। अब सुसु इसको रिप्लाई करती है, कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ और मुझे उसकी बहुत चिंता है। इस सीन को ऐसे दिखाया जाता है जैसे सुसु और चिंगी आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो चिंगी कहता है कि तुमने अपने लेटर्स में बहुत ही ज्यादा हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की है। इन सारे लेटर्स को पढ़कर ऐसे लग रहा है जैसे तुम किसी से अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर रही हो। इस तरह लेटर में लिखा होता है कि हमारा एग्रीमेंट अभी खत्म नहीं हुआ इसलिए तुम मुझे जल्दी जवाब दो। चिंगी कहता है कि शायद तुमने ये लेटर्स बहुत सारे एड्रेसेस पर भेजे हैं लेकिन तुम्हें किसी एड्रेस से भी कोई जवाब नहीं मिला। अगर तुम्हारा उस पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट था और उसने तोड़ दिया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब उसे ढूंढने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। या तो वो मर गया होगा या फिर वो तुम्हें जानबूझकर जवाब नहीं देना चाहता। इसकी ये सब बातें सुनकर सुसु इमोशनल हो गई होती है और कहती है कि तुम फालतू बातें कर रहे हो, लाइन नहीं मर सकती। चिंगी कहता है कि क्या मैंने तुम्हें रुला दिया है। सुसु कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये लेटर्स कभी भी उस तक नहीं पहुँचेंगे लेकिन तुम बहुत स्मार्ट हो। तुमने मेरे लेटर्स में जो हिडन मैसेज था उसको ढूंढ लिया है लेकिन तुम ये लेटर्स पढ़ने के बाद इग्नोर भी तो कर सकते थे तुम्हें जवाब देने की और ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरी बहन मर गई है। क्या ऐसा करके तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? तुम मुझसे ये कह रहे हो कि हर इंसान अपनी लाइफ में अकेला होता है तो उसे किसी और की तलाश नहीं करनी चाहिए। ऐसा सिर्फ तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दिया हो। ये तुम्हारी बदकिस्मती है इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती। सुसु की ये बात सही होती है लेकिन चिंगी इस बात को मानना नहीं चाह रहा होता और यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ सुसु खुद से वादा करती है कि मैं जल्दी पैसे जमा करके बेजिंग में तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगी लैन। अब चिंगी के क्लिनिक में कपल आता है। इन दोनों को एक स्वेयर बीमारी होती है। ये दोनों अलग अलग चिंगी के पास आते हैं ट्रीटमेंट के पैसे देने के लिए। हस्बैंड ने तो अपनी वाइफ के लिए घर ही बेच दिया होता है और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो उसकी वाइफ इसे कह रही होती है कि तुम घर कैसे बेच सकते हो। उस पर इसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें जिंदा देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चिंगी इन दोनों को विंडो से देख रहा होता है और उसको फिर सुसु की कही हुई बात याद आ जाती है। अब चिंगी फिर से सुसु को एक लेटर लिखता है। उसमें ये कहता है कि उस दिन मैंने जो कुछ भी लिखा था वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं हर तरह के लोगों को देखता हूँ लेकिन मैं अभी भी इस बात पर बिलीव करता हूँ कि हर इंसान इस लाइफ जर्नी में अकेला
आई है, लेकिन रास्ते में हमें कुछ फेलो ट्रेवलर्स मिल सकते हैं। उस दिन शायद मेरा मूड खराब था तो मैंने कुछ मीन बातें तुम्हें भी लिख दी। उसके लिए ये सॉरी करता है और ये लिखता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी लैंड जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आएगी। ये लेटर पढ़कर सुसु मुस्कुराने लगती है। अब ऐसे ही चिंगी और सुसु एक दूसरे से लेटर्स पर बात करने लगते हैं। लेटर्स में सुसु चिंगी को ये बताती है कि असल में मैं एक लड़का हूँ और इसने आज इसे अपना एक स्केच भेजा होता है और पीछे इसने चिंगी को जो इमेजिन किया होता है उसका स्केच भी होता है। इसे देखकर चिंगी हंस रहा होता है। अपने लेटर्स में चिंगी ने सुसु को बेचन के लीव्स भेजे होते हैं। ये देखकर सुसु कहती है कि यहाँ पर ऑटम शुरू भी हो गया है और बदले में ये चिंगी को कुछ बिस्किट्स भेजती है। अब सर्दियाँ आ गई होती हैं। सुसु भी अपनी फैमिली को मिस कर रही होती है और चिंगी जब भी किसी फैमिली को साथ देखता है तो ये भी बहुत अकेला फील कर रहा होता है। चिंगी सुसु से पूछता है कि तुम्हारे लेटर से लगता है कि तुम्हारी लाइफ भी बहुत रफ रही है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर को इतना याद क्यों करती हो? तो सुसु कहती है कि भी कुछ टाइम पहले मैं अपने घर गई थी। मेरी मॉम ने मुझे देखकर कहा कि तुम बहुत दुबली हो गई हो, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारा खाना खुद बनाया था। चिंगी को भी ये लेटर्स पढ़ने के बाद अपने घर की याद आ रही होती है तो ये चिंगी को कॉल करता है। चिंगी बहुत खुश होता है कि चिंगी ने इसको कॉल किया। उससे पूछता है कि तुम अब्रॉड से कब वापस आए। चिंगी अपने भाई को मिड ऑटम फेस्टिवल विश करता है। ये सुनकर चिंगी को अच्छा लगता है, लेकिन ये इससे पूछता है कि लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है। तो चिंगी इसको बताता है कि मैं एक लड़की से मिला हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कॉल पर चिंगी अपने भाई को सुसु के बारे में बताता है। चिंगी सुसु को बताता है कि मैं अपनी फैमिली के बिल्कुल भी क्लोज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बात करके मैंने मिड ऑटम फेस्टिवल विश करने के लिए अपने भाई को कॉल की थी और ये जान के कि वो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज चिंगी अपनी फोटो खिंचवाने के लिए आया होता है क्योंकि ये सुसु को भेजने वाला होता है। सुसु को लेटर भेजे हुए काफी दिन हो गए होते हैं, लेकिन सुसु का कोई भी रिप्लाई नहीं आया होता। लेकिन चिंगी सुसु को लेटर्स लिखते रहता है। इससे कहता है कि मैंने अपने भाई को तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन मुझे ये पता चला है कि तुम वहाँ से मूव कर गई हो। चिंगी बहुत इंतजार करता है, लेकिन इसे सुसु की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता और अब प्रेजेंट मोमेंट दिखाया जाता है। चिंगी सुसु को दूर खड़ा देख रहा होता है। कहता है कि तो सुसु तुम मरी नहीं थी। मेंशियन चिंगी से कहती है कि हमें गेस्ट से मिलना होगा, लेकिन चिंगी इसको अकेला छोड़कर अपने रूम में आ जाता है। ये सब सुसु और चिंगी पे देख रहा होता है। चिंगी अब चिंगी के पास आता है और इससे कहता है कि तुम्हें मेंशियन को यूँ अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। चिंगी कहता है कि मैं ये एक्टिंग मजीद नहीं कर सकता। चिंगी कहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और इसे ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। चिंगी इसे इंग्लैंड की टिकट देते हुए कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम चाहो तो इस एंगेजमेंट को तोड़ सकते हो, तो तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, तुम एक बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हो। चिंगी कहता है कि मेरे बारे में सोचने की बजाय तुम्हें अपनी फियांसे पर फोकस करना चाहिए, वो तुम्हारी सोच से ज्यादा डेंजरस है। चिंगी कहता है कि तुम तो उससे आज ही मिले हो, तो फिर तुम ये क्यों कह रहे हो? चिंगी से पूछता है कि तुम उससे कैसे मिले थे? चिंगी कहता है कि जब 1 साल पहले मैं नैनयिंग गया था तो वहाँ पर फांग मुलन ने मेरी बहुत मदद की थी और नैनचेंग में फांग फैमिली के इन्फ्लुएंस को बचाने के लिए ही वो मोरोंग फैमिली में शादी करना चाहती है। ये शादी दोनों फैमिलीज के लिए ही फायदेमंद है, इसलिए हमारी एंगेजमेंट हो गई। चिंगी कहते कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? जिस पर चिंगी कहता है कि इस दुनिया में हमें हर चीज अपनी पसंद की नहीं मिल सकती और मोरोंग फैमिली के बड़े बेटे होने की हैसियत से ये शादी करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैसे भी फांग मुलन एक अच्छी लड़की है, मेरी उससे लेटर्स पर बात हुई थी और ये बात चिंगी को अच्छी नहीं लगती। चिंगी अपने भाई को इसके बारे में बताने ही वाला होता है कि इतने में यहाँ पर फांग मुलन आ जाती है। फांग मुलन यहाँ पर थिएटर की वो फिल्म लेकर आई होती है और चिंगी को अब सारी बात समझ में आ जाती है। तो चिंगी कहता है कि तो ये सब कुछ तुमने किया था? तो फांग मुलन कहती है कि हाँ, मुझे हुआ फैमिली की सिचुएशन के बारे में चिंगी ने बताया था। चिंगी फांग मुलन को थैंक्स बोलता है। फांग मुलन चिंगी से कहती है कि तुम इसको अपने सिस्टर इन लॉ की तरफ से गिफ्ट समझ सकते हो। चिंगी को ये सब देखकर इस पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। चिंगी कहता है कि तुम दोनों वाकई में ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो और मेरे जैसे इंसान के लिए जिसे दो फैमिलीज ने रिजेक्ट कर दिया है, मैं मेंशन जैसी लड़की को ही डिजर्व करता हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।